अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम एक यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो हम देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और इनमें से कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प। मिसाल के तौर पर ये यहाँ तस्वीर मौजूद है एक क्लोरोप्लास्ट की। ये मिलते हैं प्लांट और एल्गल सेल्स में, और हम ये जानते हैं कि ये वो जगह है जहाँ होता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन एक बात जो बहुत दिलचस्प है वो ये कि क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिनकी वजह से ये अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक सेल के तौर पर लिया जा सकता है। इसका अपना डीएनए है। इसमें है राइबोसोम्स, जो जगह है जैसा कि हम जानते हैं जहां हम जाते हैं मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन तक। और इसी तरह एक और दिलचस्प चीज़, एक और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और ये शामिल करता है एनिमल सेल भी और वो सेल्स जो मेरे और आपके जिस्म में भी पाए जाते हैं, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और इन्हें तवानाई का ज़ख़ीरा माना जाता है एक यूकैरियोटिक सेल में, जहां ऑक्सीजन से काम लेते हुए बनता है एटीपी, और क्लोरोप्लास्ट की तरह माइटोकॉन्ड्रिया का भी होता है अपना डीएनए। इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स भी। ये है एक तस्वीर जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसा लगता है माइटोकॉन्ड्रिया एक बड़े यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो जितने भी इर्तिकाई बायोलॉजिस्ट्स थे, इन्होंने उन चीज़ों को देखा और ये सवाल किया कि ये चीज़ें वजूद में क्यों आईं? ये क्यों अपने आप में ही एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह दिखते हैं? और हमारे पास कुछ मिसालें भी हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। खुद मुख्तार प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो रहते हैं सिम्बायोसिस में दूसरे सेल्स के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा मुमासिलत रखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से। अब अगर हम जाएं 1960 यानी 1960s में, एक खातून जिनका नाम था लिन मार्गुलिस मंजर आम पर आई एंडोसिम्बियोसिस या सिम्बायोसिस थ्योरी के साथ। और इनका नज़रिया ये था कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, अगर आप जाएं इर्तिकाई माजी में या एवोल्यूशनरी पास्ट में तकरीबन 2.5 अरब साल पहले, तो जो आबाओ अजदाद थे इनके वो खुद मुख्तार प्रोकैरियोटिक हयातियात यानी ऑर्गेनिजम्स थे, जो तवानाई बना सकते थे एरोबिकली, मतलब ऑक्सीजन इस्तेमाल करके। और एक पुरानी शक्ल थे आज के जदीद यूकैरियोटिक सेल्स की, जिनमें शायद मौजूद होते हों कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जैसे न्यूक्लियस और दीगर चीज़ें भी। और ये मेटाबोलाइज करते हैं एनएरोबिकली, ये इस्तेमाल नहीं करते ऑक्सीजन, जबकि ये वाले करते थे इस्तेमाल ऑक्सीजन का। तो ये रह सकते थे सिम्बायोसिस में सिम्बियॉन्ट्स या सिम्बायंट्स बनकर। क्योंकि ये ऑक्सीजन से बना सकते थे तवानाई, तो ये इनगल्फ हो सकते थे या कह लें कि निगले जा सकते थे अपने आप से बड़े सेल्स में, और ये बड़ा सेल इनको देता है हिफाजत और ग़िज़ाइयत भी। और ये वाला सेल इस ग़िज़ाइयत को करता है अच्छी तरह हज़म और देता है ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई। और फिर वक्त के साथ साथ ये सिम्बायोटिक ताल्लुक बेहतर से बेहतर होता चला गया, इतना कि ये छोटा वाला सेल अपनी साख खोना शुरू हो गया। इसने खोना शुरू किया अपना डीएनए, जो कि बहुत ज़रूरी था खुद मुख्तार या इंडिपेंडेंट रहने के लिए। और कुछ डीएनए बड़े वाले सेल से जाकर मिल गया। ये वाली छोटी हयातियात जो हैं तब्दील हुई इस चीज़ में जिसे आज हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत दिलचस्प थ्योरी है और ये साबित भी हो चुका है। जब लिन मार्गुलिस ने ये बात शाया की 1960 में, तो लोगों ने इनकी बात का यकीन बिल्कुल नहीं किया। लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी बात सही साबित होना शुरू हो गई जब हमने तफसील से पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, और अंदाज़ा हुआ कि ये थ्योरी सबसे ज़्यादा दुरुस्त है कि किस तरह ये हमारे सेल्स में शामिल हुए। और ये रोशनी डालती है इस बात पर भी, अगर हम बात करें एवोल्यूशन या इर्तिका की। हम बहुत बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की और वेरिएशन के किरदार की और म्यूटेशन की भी, लेकिन लिन मार्गुलिस ने एक और ख़याल दे दिया है जो एवोल्यूशन के ख़याल को और तक़वियत देता है, और वो है सिम्बायोसिस। और हम ये आम तौर पर दुनिया में भी बहुत देखते हैं। और इनके मुताबिक सिम्बायोसिस में सिम्बियॉन्ट्स एक दूसरे पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ये आखिरकार बन जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म या एक हयातियात। तो आज के लिए इतना ही।